ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में थोड़ा सा हम लंबा बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा, ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इसके लिए हम इस कष्ट के लिए माफ़ी चाहते हैं। हम आपको बताएंगे गोत्र प्रणाली के बारे में और साइंटिफिकली हम प्रूव करेंगे इस वीडियो में कि गोत्र प्रणाली क्यों है। आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो हमारे वैदिक धर्म में था, जो हमारे सनातन धर्म में था, वो गोत्र प्रणाली बिल्कुल परफेक्ट है। और हमारे इस वीडियो को वो लोग ज़रूर देखें और उन्हें देखना भी चाहिए जो इस सिस्टम को नहीं मानते हैं। तो आप लोग सबसे आग्रह है कि इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, गोत्र शब्द का अर्थ होता है वंश, मतलब कुल। गोत्र प्रणाली का जो उद्देश्य है वो किसी व्यक्ति को उसके मूल प्राचीनतम व्यक्ति से जोड़ना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसका गोत्र वत्स है या भारद्वाज है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसकी पीढ़ी वैदिक ऋषि वत्स या भारद्वाज से प्रारंभ होती है, या ये समझिए कि व्यक्ति ऋषि भारद्वाज या वत्स की पीढ़ी से जन्मा हुआ है। तो गोत्र एक व्यक्ति के पुरुष वंश में मूल प्राचीनतम व्यक्ति को दर्शाता है। अभी ब्राह्मण स्वयं को सिर्फ 8 ऋषियों के वंशज मानते हैं। वह हैं भारद्वाज, अगस्त्य, कश्यप, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, अत्रि और गौतम। अभी उपरोक्त 8 ऋषियों से ही सारे गोत्र निकले हैं। ये गोत्रदायक ऋषि कहलाते हैं। अब जो इनके पुत्र हुए, तो अगर उन्होंने अपनी पीढ़ी शुरू की तो फिर उन्होंने अपना गोत्र अपने नाम से उस गोत्र का नाम दे दिया है। तो यहां से हमारा गोत्र शुरू होता है। अभी गोत्र प्रणाली में पुत्र का ही महत्व होता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि गोत्र द्वारा पुत्र व उसे वंश की पहचान होती है। यह गोत्र पिता से स्वतः पुत्र को प्राप्त होता है, परंतु पिता का गोत्र पुत्री को प्राप्त नहीं होता है। माने समझिए कि एक व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है और उसका एक पुत्र है, और यह पुत्र एक कन्या से विवाह करता है जिसका पिता कश्यप गोत्र से है। तब लड़की का जो गोत्र है स्वतः ही भारद्वाज में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि कन्या का पिता कश्यप गोत्र से था। इस प्रकार पुरुष का गोत्र अपने पिता का ही रहता है और स्त्री का पति के अनुसार होता है, न कि पिता के अनुसार। यह हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अभी पुत्र का गोत्र महत्वपूर्ण है और पुत्री का नहीं है। अभी देखिए, हम आपको क्रोमोसोम्स एंड जेन्स के बारे में बताएंगे। क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्र का अर्थ है वह सूत्र जैसी संरचना जो संतति में माता पिता के गुण पहुंचाने का कार्य करती है। आपने 10वीं 11वीं में पढ़ा होगा कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक जोड़े में एक गुणसूत्र माता से तथा एक गुणसूत्र पिता से आता है। अब इस प्रत्येक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 माता से और 23 पिता से आते हैं। जैसे कुल जोड़े 23 हैं, तो इस 23 में से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यह होने वाला संतान का लिंग निर्धारण करता है, अर्थात पुत्र होगा अथवा पुत्री। यदि इस एक जोड़े गुणसूत्र में डबल एक्स हो तो संतति पुत्री होगी, और यदि एक्स वाई हो तो पुत्र होगा। परंतु दोनों में एक्स समान है, जो माता द्वारा मिलता है, और शेष रहा वो पिता से मिलता है। अब यदि पिता से प्राप्त गुणसूत्र एक्स हो तो डबल एक्स मिलकर स्त्रीलिंग निर्धारित करेंगे, और यदि पिता से प्राप्त वाई हो तो पुल्लिंग निर्धारित करेंगे। इस प्रकार एक्स पुत्री के लिए व वाई पुत्र के लिए होता है। इस प्रकार पुत्र और पुत्री का उत्पन्न होना पूर्णतया पिता से प्राप्त होने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र पर निर्भर होता है, माता पर नहीं। अब यहां से मैं मुद्दे से हटकर एक बात और मैं बताने जा रहा हूं कि पुत्र की चाह रखने वाले परिवार पुत्री उत्पन्न हो जाए तो दोष बेचारी स्त्रियों को देते हैं, जबकि आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार, जैसे कि अभी भी हमने आपको बताया, कि पुत्र व पुत्री का उत्पन्न होना पूर्णतः पिता से प्राप्त होने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र पर निर्भर होता है, न कि माता पर। फिर भी दोष का पूरा ठिकरा जो है स्त्री के माथे पर फोड़ दिया जाता है। ये बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है।
अब एक बात ध्यान दें कि स्त्री में गुणसूत्र डबल एक्स होते हैं और पुरुष में एक्स वाई होते हैं। इनकी संतति में माना कि पुत्र हुआ एक्स वाई गुणसूत्र। इस पुत्र में वाई गुणसूत्र पिता से ही आया, तो यह तो निश्चित ही है कि क्यों माता में वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है। और यदि पुत्री हुई तो डबल एक्स गुणसूत्र। यह गुणसूत्र पुत्री में माता और पिता दोनों से आते हैं। तो हम पहले आपको डबल एक्स की बात करेंगे। तो एक्स एक्स गुणसूत्र जो हुआ, तो एक्स एक्स गुणसूत्र अर्थात पुत्री एक्स एक्स गुणसूत्र के जोड़े में से एक एक्स गुणसूत्र पिता से तथा दूसरा एक्स गुणसूत्र माता से आता है, तथा इन दोनों गुणसूत्रों के संयोग से एक गांठ की रचना बना लेता है, जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है। अब हम एक्स वाई गुणसूत्र भी बता देते हैं आपको। एक्स वाई गुणसूत्र अर्थात पुत्र में वाई गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में वाई गुणसूत्र है ही नहीं, और दोनों गुणसूत्र असमान होने के कारण पूर्ण क्रॉसओवर नहीं होता, केवल 5% तक ही होता है, और 95% 95% गुणसूत्र ज्यों का त्यों इंटैक्ट ही रहता है। तो महत्वपूर्ण वाई गुणसूत्र हुआ, क्योंकि वाई गुणसूत्र के विषय में हम निश्चिंत हैं कि यह पुत्र में केवल पिता से ही आया है। बस इसी वाई गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। तो वैदिक गोत्र प्रणाली वाई गुणसूत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि वैदिक गोत्र प्रणाली व गुणसूत्र पर आधारित है, अथवा वाई गुणसूत्र को ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है, तो उस व्यक्ति में विद्यमान वाई गुणसूत्र कश्यप ऋषि से आया है, या कश्यप ऋषि उस वाई गुणसूत्र के मूल हैं। अब चूंकि वाई गुणसूत्र स्त्रियों में नहीं होता है, यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को उसके पति के गोत्र से जोड़ दिया जाता है। वैदिक संस्कृति, मतलब हमारी हिंदू संस्कृति कही या सनातन संस्कृति कही है, में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यह है कि एक ही गोत्र होने के कारण वह पुरुष व स्त्री भाई बहन कहलाए, क्योंकि उनका पूर्वज एक ही है। इसलिए एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है। हाँ, परंतु यह थोड़ी अजीब बात है, सुनने में अजीब लगता है कि जिन स्त्री व पुरुष ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं, और दोनों अलग अलग देशों में परंतु एक ही गोत्र में जन्मे, तो वे भाई बहन कैसे हो गए? इसका एक मुख्य कारण है कि एक ही गोत्र होने के कारण गुणसूत्रों में समानता का भी है। आज के आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार यदि समान गुणसूत्रों वाले दो व्यक्तियों में विवाह होता है, तो उनकी संतति आनुवंशिक विकारों के साथ उत्पन्न होती है। ऐसी दंपतियों की संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता है। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। जो लोग ये चीज़ नहीं मानते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके पुत्र ज़्यादातर कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम होता है, जो ये चीज़ें नहीं मानते हैं। मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर एनीवेज आप समझ सकते हैं। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपति की संतानों में अनुवांशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते। आप समझ गए कि आज जो लोग ये नहीं मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग किस धर्म में पाया जाता है? शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब यदि हम यह जानना चाहें कि यदि चचेरी, ममेरी, मौसेरी, फुफेरी यदि बहनों से विवाह किया जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसे जानने के लिए आप उन समुदाय के लोगों के जीवन पर गौर करें जो अपनी चचेरी, ममेरी, मौसेरी, फुफेरी बहनों से विवाह करने में वक्त नहीं लगाते, करते हैं। फलस्वरूप उनकी संतानें जो होती हैं बुद्धिहीन, मूर्ख टाइप के होते हैं। प्रत्येक उच्च आदर्श और धर्म से नफरत करेंगे। मनुष्य, पशु, पक्षु आदि से प्रेम भाव का अभाव होगा, वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। जैसी मानसिकता विकलांगता, ये मानसिक विकलांगता है, उनकी मानसिक विकलांगता अपनी चरम सीमा पर होती है। ये यूँ कहा जाए कि इनकी सोच जीवन के हर पहलू में विनाशकारी व निम्नतम होती है, डिस्ट्रक्टिव होते हैं।
इस टाइप के जो लोग होते हैं, इस तरह से जो पैदा होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव टाइप के होते हैं। उनके पास कोई रचनात्मक चीज़ें नहीं होती है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे, सृजनात्मक काम नहीं करेंगे, कोई वैज्ञानिक गुण, देश समाज की सेवा और निष्ठा आदि सबका अभाव होगा। यही इनके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण होता है। सभी अवगुण गुणसूत्र जीन और डीएनए आदि के विकार के रूप में ही फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इन्हें वर्ण संकर भी कह सकते हैं, जिन्हें जेनेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। ऐसे लोग अक्ल के पीछे लठ लेकर दौड़ते हैं। खैर एनीवेज, तो यदि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जानकार हैं तो गौत्र प्रणाली को आधुनिक सॉफ्टवेयर निर्माण की भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। आप देख लीजिए विज्ञान ने क्या कहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनहेरिटेंस नामक तथ्य को देखें कि वो क्या कहते हैं। और ये चीज़ें तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आपको समझाने की ज़रूरत पड़े। अब यहाँ समस्या आती है कि इनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब गौत्र प्रणाली को समझने के लिए केवल स्त्री व पुरुष को समझे, इनहेरिटेंस करने को विवाह, समान फंक्शन वेरिएबल को समान गोत्र तथा एम्बिग्यूटी को आनुवंशिक विकार कहते हैं। वैदिक ऋषियों के अनुसार कई परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें गोत्र भिन्न होने पर भी विवाह नहीं होना चाहिए। पर इतना तो खैर समझाना मुश्किल होगा। एक श्लोक है मनुस्मृति में, अस्पिंडा च या मातुर सगोत्रा च या पितुं सा प्रशस्ता त्रिजातिनाम द्वार कर्मणि मैथुने। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता की गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। तो उपरोक्त मंत्र भी पूर्णतया वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। वह कन्या पिता के गोत्र की न हो, अर्थात लड़के के पिता के गोत्र की न हो, तो लड़के का गोत्र इजिकल टू पिता का गोत्र, अर्थात लड़की और लड़के का गोत्र भिन्न हो। माता की कुल 6 पीढ़ियों में नहीं हो, अर्थात पुत्र का अपनी माता की बहन की पुत्री की पुत्री की पुत्री 6 पीढ़ियों तक विवाह वर्जित है। अभी मनुस्मृति में एक और श्लोक है, हिन क्रियम निष्पुरुषम निस्संचंदो रोम सार्ससम क्षयाम या समारी सृच त्रिकुष्टि कुलानीच। ये मनुस्मृति में है। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, विद्याध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा बवासीर, क्षय रोग, दमा, खांसी, अमाशय, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ तथा गलित कुष्ठयुक्त कुलों की कन्या या वर के साथ विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में प्रविष्ट हो जाते हैं। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान से ये भी बात सिद्ध होता है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो रोगादि हैं वो आनुवंशिक होते हैं बहुत ज़्यादातर। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे ऋषियों को गुणसूत्र संयोजन आदि के साथ साथ आनुवंशिकता आदि का भी पूर्ण ज्ञान था। हिंदू ग्रंथों के अतिरिक्त किसी अन्य में ऐसी विज्ञान मिलना पूर्णतः असंभव है। इसीलिए तो हमारे सारे जो वेद हैं, हमारे जो सारी पुराण है, उसका स्टडी आज विकसित देश लोग कर रहे हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।